Assalamu alaikum dear students, welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher मोहम्मद इदरीस। आज का जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है। उससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 था और उसके कुछ पार्ट्स हैं जो आपके सामने आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पे आपको बाकी आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेक्चर लिए हुए, शॉर्ट क्वेश्चन को भी आपने देखा है। अब ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सारा लिटरेचर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा और गूगल लिंक पे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं इनकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो डिफ़ाइन करोगे तो क्या होगा, क्लासिकल केमिस्ट्री रेडॉक्स प्रोसेसेस किस बेस पे डिफ़ाइन किए जाते हैं। ऑक्सीडेशन है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय अ सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो तरीक़ों से डिफ़ाइन करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसी से आपकी ऑक्सीडेशन की भी डेफिनेशन हो और रिडक्शन की डेफिनेशन हो और इनकी कुछ क्या हूँ साथ में एग्जांपल्स हो, ठीक है। इसी तरह से इसकी डेफिनेशन और साथ में उसकी एग्जांपल। अगर ये 6 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन होता है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 + 2.5 जो इसके रूब्रिक्स हो जाएंगे A + B के, ठीक है। दो पार्ट्स हो जाएंगे ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपने क्या बताना है कि डैनियल सेल की स्कीमेटिक डायग्राम, वोल्टिक सेल की आपने डायग्राम काफ़ी सीखी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले और उसके जो रिएक्शंस है वो हमने यहाँ पे बताने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो डैनियल सेल है उसकी डेफिनेशन आप स्टार्ट करेंगे डैनियल सेल की, ठीक है, कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये इसकी डेफिनेशन आ गई पहली, और उसके बाद जो दूसरा है नेक्स्ट में इसकी डायग्राम आपने करनी है। जैसे ये हाफ सेल हो गया, ये सारी चीज़ें आपने बतानी हैं। तो यहाँ से एनोड बेसिकली पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे किस वजह से कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं, कैथोड जो कि पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इसको हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। और सेंटर में ये आपका साल्ट ब्रिज आ गया, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये सारी डायग्राम ने आपने पेपर में बनानी है, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस एरो से लगाएं या इस वायर के ऊपर आप एरोस लगा दें तो भी ये ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा इसमें आपने क्या लिखना है, रिएक्शंस, हाफ सेल रिएक्शन जो कि हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और हाफ रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। इसमें जो आपने बताना है कि एनोड के और कैथोड के रिएक्शंस को आप बताएंगे। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। कैथोड पर रिडक्शन होगी, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा, एक्सटर्नल सर्किट से होगा, फ्रॉम जिंक एनोड टू कॉपर कैथोड होगा, ठीक है। अब उसमें जो रिवर्सल पोलैरिटी हो जाती है किस केस में, गैल्वानिक सेल के केस में। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रिकवरी ऑफ लेड मेटल फ्रॉम लेड टू क्लोराइड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपने जो लेड मेटल है उसको आपने रिकवर करना है फ्रॉम लेड टू क्लोराइड। इसमें जो जैसे आप यूज़ करते हो PbCl2 और इससे आपने टेन करना है लेड, या फिर इससे क्या हो सकता है क्लोरीन गैस डिपॉजिट होती है। सबसे पहले आप इसको मेल्ट करते हैं जिसको हम फ्यूज्ड लेड क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसके बाद इसमें जब फ्यूज्ड होता है तो उसमें दो चार्जेस आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप कौन सा होगा, इनर्ट ग्रेफाइट, और इसके साथ दोनों ग्रेफाइट के इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे। उसके साथ हम DC पावर लगाएंगे जो कि बैटरी होगी। are dipped into molten source are dipped into the molten electrolyte। मोल्टन मीन के ये लिक्विड स्टेट में यहाँ पे मौजूद होगा। लिक्विड मीन के इसको हमने
फ्यूज किया हुआ मेल्ट। अब कैथोड के ऊपर रिडक्शन क्या होगा, एनोड के ऊपर जो रिएक्शंस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उसमें आप देखें तो लेड जो है वो लिक्विड लेड के अंदर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर, और क्लोरीन गैस साथ में बन रही है। लिक्विड लेड इज डेंसर देन द मेल्ट सिंकिंग टू द बॉटम वेयर इट इज़ स्टेप्ड ऑफ एज प्योर मेटल। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं कलेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लेड जो है वो कैसे रिकवर हो सकता है, कैसे बन सकता है, तो आपके सामने ये सेटअप मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सोल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कॉपर सल्फेट की कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज़ करके, तो इसमें क्या बनता है, ब्लिस्टर कॉपर। हम किस तरफ जा रहे हैं कि प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर कर रहे हैं, कि आपके पास कोई इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर Cu। अगर हमारे पास कोई इम्प्योर कॉपर है तो उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ज़रिए उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योर कॉपर होता है उसको हम क्या बना देते हैं, एनोड, और जो क्या होगा दूसरा जो मेटल होगा कॉपर का, उसको हम एज एनोड कैथोड बना देते हैं। अब जो कॉपर होगा वो सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होगा, जो कि एज एनोड है वो मिक्स हो जाएगा, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सोल्यूशन के अंदर रह जाएंगी, और जो प्योर कॉपर होगा वो कैथोड के ऊपर आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डिपोजिशन किस पे होगी, एक कैथोड के ऊपर। तो ये हम इस तरह से कॉपर को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस से कॉपर इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेल कंपैरिजन। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, स्केच एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इसमें आप देख रहे हैं तो एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर क्या बना हुआ है, सोल्यूशन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इसको साथ हमने क्या किया हुआ है, दो क्या डाले हुए हैं इलेक्ट्रोड्स। जब हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ इसको लगाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो क्या बन चुका है, एनोड, और दूसरा जो है अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप इसको जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाता है, कैथोड। अब ये जो होगा दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं और इसको हम किससे जोड़ रहे हैं, नेगेटिव के साथ। और ये सेंटर में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जिसको मोल्टन लिक्विड यहाँ पे लिखा गया है। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव कैथोड। अब यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा वो कहाँ जाएगा, कैथोड से होता हुआ मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिवन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव एनोड टूवर्ड्स द नेगेटिव कैथोड। जैसे इसमें यहाँ पे NaCl है और Cl नेगेटिव है। अब इसको किस तरफ मूव करना पड़ेगा, नेगेटिव की तरफ, और क्लोराइड जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, यहाँ से आगे मूव करता हुआ फिर यहाँ से कैथोड की तरफ आ जाएगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस बी है इसका, इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस वेयर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल डीसी सोर्स कन्वर्ट इनटू chemical potential energy driving redox reaction that would not otherwise occur। इस केस में जो पहले मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, ठीक है। तो दोबारा से कि मैं इतनी तफसील में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपने ये आंसर कैसे लिखने हैं, ठीक है। ये हम काफ़ी लेक्चर्स के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो सी पार्ट है, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड वोल्टेइक सेल्स। अब यहाँ पे जो आपने देखना है कि वोल्टेइक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। इसी क्वेश्चन जो 3 है उसका 5 पार्ट, उसके ABC। अब जो एनर्जी कन्वर्जन है, पहला पॉइंट, एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, स्पॉन्टेनियस कौन सा होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा होगा, एनोड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो दोनों की रिवर्स होती है। सिंगल कंपार्टमेंट विथ शेयर्ड इलेक्ट्रोड
इसमें क्या होगा कि 2 हाफ सेल्स होंगे। इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपके सामने बोर्ड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रोड रिएक्शंस फॉर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम इलेक्ट्रोलाइट चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स है, तो उस केस में रिएक्शंस क्या आएंगे। अब एक्वस कॉपर क्लोराइड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड जो कि कार्बन के हो सकते हैं, आइन प्रेजेंट कितने ये इसमें बताने की बात क्या है कि अगर आप कॉपर सल्फेट यूज़ करते हो तो रिएक्शन कैसे होता है, अगर कॉपर क्लोराइड यूज़ करते हो तो क्या इन दोनों में क्या होगा कि एक से कॉपर निकलेगा और दूसरे पे डिपॉजिट होगा। इसमें क्या होगा कि एनोड जो है वो किस में क्लोरीन गैस यहाँ बनेगी, और फिर क्या होगा कि कॉपर जो आइंस होंगे वो कैथोड के ऊपर रिड्यूस होंगे। अगर आप क्या करते हो CuSO4 यूज़ करते हो तो उस केस में और CuCl2 ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। एनोड के ऊपर क्या होगा और कैथोड के ऊपर क्या होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ डाइल्यूट पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन डाइल्यूट एक्वस पोटाशियम आयोडाइड 4 आइंस आर प्रेजेंट, जो कि जैसे एक्वस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे। जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे तो उसमें ये 4 आइंस मौजूद होते हैं। अब क्या होगा कि कैथोड के ऊपर रिएक्शन कैसा होगा और एनोड के ऊपर रिएक्शन कैसा होगा, तो यहाँ से आयोडाइड आइंस क्या करेंगे, lower discharge potential than OH ions and oxidize preferentially। यहाँ पे प्रेफरेंस किसकी होगी, जो आयोडाइज हैं इनका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू OH, तो ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होके I2 में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इसके लिए क्या होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका ज़्यादा होता है, तो ये इतनी जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी रिड्यूस होगी, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। कैथोड के ऊपर क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन और दूसरा है पोटाशियम, तो यहाँ पे पोटाशियम का पोटेंशियल जो होगा वो लो होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये क्या करेगा, जबकि हाइड्रोजन का हाई होता है पोटाशियम का लो होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो सकती है और कौन सी चीज़ रिड्यूस हो सकती है, जब हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, ठीक है। और ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब क्या होगा कि समरी ऑफ प्रोडक्ट, I2 डार्क ब्राउन कलर में आएगा, कैथोड प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस एफरवेसेंस बबल्स निकलेंगे, सोल्यूशन में बनेगा क्या, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो मतलब क्या हुआ कि जो आइंस नीचे बैठ जाएंगे वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस एट एनोड इन मोल्टन स्टेट। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था कि अगर आप PbCl2 को यूज़ करते हो तो उस केस में क्या बन रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन उसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि PbCl2 के केस में क्लोरीन गैस एनोड के ऊपर बनती है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप ख़ुद देख लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन कंपैरिजन मोल्टन PbCl2 वर्सेस कंसनट्रेटेड NaCl। अब दोनों के दरमियान कंपैरिजन होगा कि कैथोड प्रोडक्ट क्या बनता है। इस केस में क्या होगा, H2 गैस है, उस केस में मेटल्स फॉर्म एंड सिंक्स, कौन सा होगा, सिल्वरी लिक्विड लेड, और इस केस में हाइड्रोजन गैस। उस केस में नोड के ऊपर क्लोरीन होगी, क्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम होंगी। ऑपरेटिंग स्टेट 501 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम क्या कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर भी कर सकते हैं। सोल्यूशन बिहेवियर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ साल्ट टू एलिमेंट्स, सोल्यूशन बिकम्स स्ट्रॉन्गली अल्कलीन फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से एलिमेंट्स जनरेट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसके बाद क्या है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये आपने ख़ुद पढ़ना है सारा कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे हो सकता है, क्या चीज़ें हमने लगानी हैं। उसके बाद है कि कंपैरिजन ऑफ कंसनट्रेटेड NaCl वर्सेस डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो इन दोनों के दरमियान भी आपने डिफरेंशिएट लिखना है और साथ में आपने इसका जो की कंक्लूजन्स हैं वो भी लिखने। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फ्यूल सेल वर्सेस गैसोलीन इंजन। ये इम्पोर्टेंट है कि फ्यूल सेल और जो गैसोलीन इंजन है इन दोनों में एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ये पॉइंट्स लिखे गए हैं। पहले गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को बताया गया है, फिर गैसोलीन इंजन्स को। उसके बाद है आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट वर्सेस कंसनट्रेटेड NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कंसनट्रेटेड की यहाँ पे मौजूद हैं कैथोड और एनोड। उसके बाद डाइल्यूट की आपने लिखनी है, ये डाइल्यूट की मौजूद हैं। डिफरेंसेस आपने बताने हैं क्या हो सकते हैं। ठीक है, और ये था आज का हमारा जो आज के लॉन्ग क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस नहीं की, समझाया इतना नहीं है आपको, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम बच्चे को गाइड करते हैं कि उसने इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है और उसमें लिखना कितना है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से था, जिसमें हमने यही सीखा कि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट्स कितने और इनका आंसर हम कितना दे सकते हैं। ये जो लिटरेचर है आपके साथ गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया जाएगा और आप यहाँ से देख के अपने नोट्स बना सकते हो, इसको PDF फॉर्म के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है आप इसको रीड आउट करेंगे, समझेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।